साल था 1891। एक 24 साल की लड़की वॉर्शो पोलैंड से पेरिस जाने वाली ट्रेन में बैठी थी। साथ में बस कुछ किताबें, ढेरों सपने और एक ऐसा दिमाग जिसने साइंस की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये थी मैरी क्यूरी। उन्होंने सिर्फ नए एलिमेंट्स ही डिस्कवर नहीं किए, बल्कि हमारे ब्रह्मांड को समझने का पूरा तरीका बदल दिया। लेकिन उनका ये सफ़र आसान नहीं था। तो सवाल ये है कि कैसे एक गरीब प्रवासी लड़की दो नोबेल पुरस्कार जीतने वाली दुनिया की पहली इंसान बनी, और उसकी इस खोज की कीमत इतनी भारी क्यों पड़ी। 1867 में मरिया स्क्लोडोवस्का का जन्म वॉर्शो में हुआ, लेकिन असल में उनका देश पोलैंड उस वक्त नक्शे पर था ही नहीं। उनका जन्म एक ऐसी दुनिया में हुआ जहां पोलैंड की संस्कृति और भाषा को दबाने की कोशिश हो रही थी। लेकिन उनके माता पिता ने हार नहीं मानी। वो शिक्षक थे और उन्होंने अपने बच्चों को गुप्त रूप से पोलिश हिस्ट्री और साइंस सिखाया। और छोटी मैरी, वो पढ़ाई में टॉप पर थी, खासकर फिजिक्स और मैथ्स में। पर मुश्किलें खत्म नहीं हुई। उनके पिता की नौकरी छिन गई। फिर 10 साल की उम्र में अपनी माँ को खोना पड़ा। उस दौर में पोलैंड में लड़कियों को यूनिवर्सिटी जाने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन मैरी कहाँ हार मानने वालों में से थी। उन्होंने फ्लोटिंग यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, एक गुप्त स्कूल जहां युवा पोलिश स्टूडेंट्स सीक्रेटली पढ़ाई करते थे। पर यह भी काफ़ी नहीं था। मैरी को और आगे जाना था। 1891 में मैरी पेरिस आ गई, जहां उन्होंने सॉर्बोन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। लेकिन ये सफ़र आसान नहीं था। वो एक छोटी सी ठंडी अटारी यानी छत के नीचे कमरे में रहती थी। कई बार पैसे की तंगी की वजह से खाना भी नहीं खाती थी। एक बार तो भूख से बेहोश तक हो गई। इन परिस्थितियों के बावजूद मैरी ने मास्टर्स ऑफ फिजिक्स में टॉप किया, जो उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से एक बहुत बड़ी बात थी। मैरी की जिंदगी एक नए मोड़ पर आई जब उसकी मुलाकात एक और वैज्ञानिक पियर क्यूरी से हुई। पियर और मैरी एक जैसे थे। दोनों को विज्ञान पसंद था। दोनों एक साधारण जिंदगी जीते थे। दोनों के बीच एक ऐसा जुड़ाव था जो सिर्फ प्यार का नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक साझेदारी का भी था। 1895 में दोनों ने शादी कर ली, बिना किसी धार्मिक रस्म के, बिना किसी बड़ी धूमधाम के। दोनों का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, विज्ञान पर ध्यान देना। और तभी मैरी ने एक ऐसी खोज की जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी। 1896 में एक फ्रेंच वैज्ञानिक हेनरी बेक्रेल ने यूरेनियम की रेडिएशन खोजी। मैरी ने तय किया कि वह इस विषय को और गहराई से पढ़ेगी। उसने एक इलेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया, जिसे पियर और उसके भाई ने बनाया था, और देखा कि यूरेनियम की किरणें एक स्थिर ऊर्जा छोड़ती हैं। मैरी ने सोचा कि शायद ये विशेषता सिर्फ यूरेनियम की नहीं है, बल्कि किसी नए तत्व की भी हो सकती है। उसने पिच ब्लेंड, जो कि यूरेनियम का ओर है, उस पर प्रयोग किए और पाया कि यह यूरेनियम से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। इसका मतलब इसमें कुछ और भी था। वो रात भर पिच ब्लेंड पर एक्सपेरिमेंट करती रही, यहाँ तक कि पूरी लैब में वही बिखरा होता था। तब जाकर उसने 2 नए एलिमेंट्स की खोज की, पोलोनियम और रेडियम। पोलोनियम नाम उन्होंने अपने होम कंट्री पोलैंड के ऊपर से रखा, और तभी उन्होंने शब्द रेडियो एक्टिविटी से बी साइंस को इंट्रोड्यूस किया। रेडियम एक ऐसा तत्व है जो बिना किसी बाहरी स्रोत के ऊर्जा देता था। सन 1903 में मैरी और पियर ने अपने रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए। इस रिसर्च के वजह से उनको नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेशंस आई, लेकिन उसमें सिर्फ पियर और हेनरी बेक्रेल का ही नाम था। अब इस इनजस्टिस को देखते हुए पियर ने मैरी के लिए स्टैंड लिया और उन्होंने अपना भी नाम हटाने के लिए बोला। जब ये बात बाहर आई तो नोबेल कमेटी पर भारी पब्लिक क्रिटिसिज्म हुआ। आखिर में उनको मैरी का नाम नॉमिनेशन में शामिल करना पड़ा, और रिजल्ट आते ही पता चला कि मैरी दुनिया की फिजिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज जीतने वाली पहली महिला बन चुकी है। एक जॉइंट नोबेल पुरस्कार हेनरी बेक्रेल, पियर और मैरी क्यूरी को मिला। उसके बाद अगर क्यूरी दंपति चाहते तो वो अपनी खोज को पेटेंट करवा के बहुत पैसे कमा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैरी जिन परिस्थितियों से गुजरी थी, उनको पता था कि साइंस हर एक इंसान के लिए है, उस पर किसी एक इंसान का हैक नहीं हो सकता। 19 अप्रैल 1906 के दिन पेरिस में बारिश हो रही थी। पियरे क्यूरी किसी गहरे विचारों में खोए हुए सड़क पार कर रहे थे, लेकिन तभी एक भारी घोड़ा गाड़ी उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी।
पियरे समय रहते नहीं देख पाए और घोड़ा गाड़ी के पहिए के नीचे आकर उनका सिर बुरी तरह कुचल गया। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पेरिस की गलियों में एक जीनियस ने अपनी आखिरी सांस ली। पियरे की मौत ने मैरी क्यूरी को पूरी तरह तोड़ दिया। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि मैं अकेली रह गई हूँ, मेरे जीवन का आधार चला गया, मेरी आत्मा में अंधकार है। लेकिन फिर भी मैरी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी और पियरे की खोजों को आगे बढ़ाना जारी रखा। अब साल था 1911। मैरी क्यूरी, जो पहले ही रेडियम और पोलोनियम की खोज कर चुकी थी, नोबेल पुरस्कार जीत चुकी थी, लेकिन उनके खिलाफ मीडिया और सोसाइटी में नेगेटिव बातें फैलाई जा रही थी। लोग उनके पर्सनल लाइफ पर सवाल उठा रहे थे, उनके कैरेक्टर को जज कर रहे थे। और इसी बीच उन्हें एक चिट्ठी मिली। ये चिट्ठी लिखी थी अल्बर्ट आइंस्टीन ने। आइंस्टीन, जो खुद एक युवा साइंटिस्ट थे, मैरी क्यूरी के समर्थन में खुलकर आए और उनकी चिट्ठी में जो लिखा था वो आज भी इंस्पायर करता है। प्रिय मैडम क्यूरी, अगर आपको यह ओछी और जलन से भरी बातें पढ़ने को मिलती हैं तो उन्हें बस ऐसे ही नज़रअंदाज कर दें। किसी भी कीमत पर उन्हें अपना दिल दुखाने न दें। वह लोग जो आपको नहीं जानते, वे आपको जज करने के हकदार नहीं हैं, और जिनका दिमाग इतना छोटा है कि वे आपको पहचान नहीं सकते, उनकी राय की कोई अहमियत नहीं। आप विज्ञान में शानदार योगदान दे रही हैं और मैं पूरी ईमानदारी से आपको यह कहता हूं कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूं और आपकी इज्जत करता हूं। ये पत्र सिर्फ शब्द नहीं थे, ये सपोर्ट था। ये उस समय के सबसे बड़े साइंटिस्ट्स में से एक का क्यूरी के प्रति सम्मान था, और शायद यही कारण था कि मैरी क्यूरी ने कभी हार नहीं मानी। मैरी क्यूरी का रिसर्च रेडियो एक्टिविटी पर केंद्रित था। उन्होंने रेडियम और पोलोनियम को न सिर्फ खोजा, बल्कि उन्हें अलग करने और उनके गुणों को समझने में सालों लगाए। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी रेडियम को शुद्ध रूप में तैयार करना, जो मेडिकल साइंस के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। और इसी वजह से 1911 में उन्हें केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार मिला। इस तरह वह दो अलग अलग क्षेत्रों, फिजिक्स और केमिस्ट्री में नोबेल जीतने वाली दुनिया की पहली इंसान बनी, जो आज तक कोई नहीं कर पाया। फिर आया पहला विश्व युद्ध। जंग के दौरान हजारों सैनिक घायल हो रहे थे। एक्सरे मशीनें बड़ी और भारी थीं, जिससे फ्रंटलाइन पर घायल सैनिकों का इलाज मुश्किल था। लेकिन मैरी क्यूरी ने इसका भी हल निकाल लिया। उन्होंने लिटिल क्यूरी नाम की मोबाइल एक्सरे यूनिट्स बनाई, जो सीधे युद्ध के मैदान में जाकर सैनिकों की हड्डियों और गोलियों का पता लगाने में मदद करती थी। इन मोबाइल यूनिट्स की वजह से हजारों सैनिकों की जान बची। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी बेटी इरेन के साथ मिलकर नर्सों को भी एक्सरे तकनीक सिखाई, ताकि जंग में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद की जा सके। लेकिन जिस विज्ञान से उन्होंने दुनिया को रोशन किया, वही धीरे धीरे उनकी जान ले रहा था। सालों तक रेडियम और पोलोनियम के साथ काम करने की वजह से उनका शरीर अंदर ही अंदर जहरीला होता जा रहा था। उन्हें एप्लास्टिक एनीमिया नाम की एक बीमारी हो गई, जो हड्डी के अंदर खून बनाने की क्षमता को खत्म कर देती है। मैरी को खुद भी नहीं पता था कि वो जिन एलिमेंट्स के साथ काम कर रही हैं वो कितने खतरनाक हैं। उस दौर में रेडियो एक्टिविटी को लेकर इतनी जानकारी नहीं थी। वो रेडियम को अपनी जेब में रखती थी, लैब में बिना किसी सुरक्षा के घंटों रिसर्च करती थी, और यहाँ तक कि उनके नोट्स और लैब कोड भी रेडियो एक्टिव हो चुके थे। 4 जुलाई 1934 को मैरी क्यूरी इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ गई, लेकिन उनकी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। आज मैरी क्यूरी पेरिस के प्रसिद्ध पैंथियन में दफन है। वो पहली महिला थी जिन्हें अपने योगदान के लिए यहाँ जगह दी गई, लेकिन उनका कब्र भी आम नहीं है। ये कब्र रेडियो एक्टिव है। आज 90 साल से भी ज़्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए नोट्स, लैब कोट और यहाँ तक कि उनके फर्नीचर भी रेडियो एक्टिव हैं। इन चीज़ों को देखने के लिए वैज्ञानिकों को विशेष प्रोटेक्टिव गियर पहनना पड़ता है, और ये अगले 1500 सालों तक ऐसे ही रहेंगे। मैरी सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थी, वह एक विजनरी थी। उन्होंने अपने रिसर्च को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल किया। उनका काम कैंसर के इलाज में रेडियोथेरेपी की नींव बना। आज जब भी कोई कैंसर का इलाज कराता है या एक्सरे से हड्डी की जांच करवाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं मैरी क्यूरी की खोजों की छाप होती है।
Chancellors, I take the greatest pleasure and honor in presenting to Madame Curie the gold medal of our college, the highest mark of distinction which we can confer upon anyone. And you, Madame Curie, has given to the world, more than any other single individual, that which we radiologists have longed for, the wonderful agent which has done more for the treatment of cancer than anything else in this wide world. We are deeply grateful to you, and we appreciate you coming here for this honor, which we're glad to bestow upon you. And try to get this over your head. Du Collège américain de radiologie et de la Société américaine de radiologie pour le témoignage d'estime qu'elle m'a apporté ici et auquel je suis extrêmement sensible.